कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बायोडायवर्सिटी के, जैसा कि अभी पिछली क्लास में मैंने बायोडायवर्सिटी पढ़ाया, अलग अलग तरह की बायोडायवर्सिटी और उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब पर हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन अनदर एरिया। एक नए क्षेत्र में चलते, एक नए टॉपिक को, इसी से रिलेटेड एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं और वह जो नया टॉपिक है भूमंडलीय जैव विविधता। मतलब कि पृथ्वी के ऊपर ऑन द अर्थ सरफेस कहां कहां पर जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है, ये हमारा आज विचार का विषय है, ये हमारा आज अध्ययन का टॉपिक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भौगोलिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप डिफरेंट काइंड ऑफ geographical phenomena, different part of the world, different kind of biodiversities are found. अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिलती हैं। कहीं पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर बहुत ही कम है। वो अलग अलग क्षेत्र हैं, कोई जलीय क्षेत्र है, कोई स्थलीय क्षेत्र है। सबके विकसित होने में अलग अलग फैक्टर रोल प्ले करते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी के ओरिजिन से, यानी कि पृथ्वी के उद्भव काल से ही पृथ्वी पर अलग अलग तरह की भूगर्भिक क्रियाएं हुई हैं, भौगोलिक हलचलें हुई हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमेना। जैसे प्लेटों के खिसकाव से या महाद्वीपों के नए नए महाद्वीप बनने से विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की जलवायविक परिस्थितियां बनी। इन जलवायविक परिस्थितियों में समय के अनुसार परिवर्तन भी हुए और इसी की वजह से विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भागों में बायोडायवर्सिटी अलग अलग देखी जाती है। तो यही आज हमारे अध्ययन का विषय है, भूमंडलीय जैव विविधता। एक सिंपल डाटा बताता है कि इस पृथ्वी पर 50 लाख से भी अधिक प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पाई जाती हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर मोर देन 50 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज आर फाउंड, अलग अलग तरह की। परंतु एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आउट ऑफ दीज 50s अब तक केवल नियर अबाउट 13 लाख तक केवल 13 लाख तक जीव जंतुओं का अध्ययन हुआ है। ठीक है, अब तक जो जीव जंतु अध्ययन किए जा चुके हैं वो केवल 13 लाख के आसपास तक, यानी कि 13 प्लस किए गए। इसका मतलब यह है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जीव जंतुओं का अध्ययन बाकी है। कह सकते हैं कि नहीं, अभी भी बहुत बड़ी संख्या बाकी। और इसमें भी जब अध्ययन होता है तो एक तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाई देते हैं कि विश्व के अलग अलग भागों में ये जीव जंतुओं की विविधता अलग अलग है और उसमें भी कुछ जंतुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे इस ग्लोब पर सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स मिलते हैं, इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा
इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन 13 लाख में कुछ जंतुओं की संख्या देखिए कि किसकी कितनी है। जैसा मैंने कहा कि लगभग 13,50,000 एग्जैक्ट 14,13,000 माना जाता है। इसमें से प्रजातियां और संख्या, जब हम लोग संख्या की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे ज्यादा कीट पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स। इनकी अब तक जो स्टडी हुई है लगभग 7,51,000 प्रकार के विभिन्न किस्म के कीट अध्ययन किए जा चुके। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हम देखते हैं वो है पादप, प्लांट्स। टिल नाउ मोर देन 2,50,000 प्लांट हैज बीन स्टडीड। 2,50,000 अब तक अध्ययन किए जा चुके हैं। इसके साथ तीसरे नंबर पर आप देखेंगे अन्य प्राणी। 2,81,000। इसके साथ कवक, फंगस। अब तक पृथ्वी पर 69,000 टाइप ऑफ फंगस, कवक ढूंढे जा चुके। ठीक है, इसके साथ शैवाल। पृथ्वी पर लगभग 26,000 प्रकार के शैवाल ढूंढे जा चुके। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके साथ लगभग प्रोटिस्ट 30,000 के आसपास तक ढूंढे गए। जीवाणु लगभग 4,800 प्रकार के। विषाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस नियर अबाउट 1,000 टाइप। 1,000 टाइप ऑफ वायरस ढूंढे जा चुके। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंसेक्ट्स लगभग 7,51,000। उसके बाद पादप लगभग 2,50,000। उसके बाद अन्य प्राणी 2,81,000। उसके बाद कवक लगभग 69,000, 69,000। प्रोटिस्ट लगभग 30,000। शैवाल 26,000। जीवाणु 4,800 और विषाणु लगभग 1,000 अब तक दुनिया में ढूंढे जा चुके। परंतु इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि इतनी जो संख्या अब तक ढूंढी गई है, लगभग 4 लाख से ऊपर जो है, इसको करेक्ट कर लीजिए, नियर अबाउट 4,000। ये इतनी जो ढूंढी जा चुकी है, क्या विश्व के सभी भागों में समान रूप से पाई जाती है? तो उसमें खास बात देखेंगे कि विश्व के सभी भागों में इनका वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता। विश्व के ऐसे बहुत सारे भाग हैं जहां पर इस किस्म के जीव जंतुओं की यानी कि जैव विविधता बहुत ज्यादा है। जैसे जब हम कैटेगराइज करते हैं तो वी कैन कैटेगराइज इन 4 पार्ट। दिस इज फर्स्ट, अत्यधिक जैव विविधता का क्षेत्र। नंबर 2, अधिक जैव विविधता का क्षेत्र। नंबर 3, कम जैव विविधता का क्षेत्र।
नंबर 4 निम्न जैव विविधता का क्षेत्र। दे आर मेनली 4 रीजन। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, रीजन ऑफ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, रीजन ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी, रीजन ऑफ लो बायोडाइवर्सिटी एंड रीजन ऑफ लोवेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये हमारे 4 रीजन बनते। अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी जो पाई जा रही, जैव विविधता पाई जा रही है, इसमें विश्व के कुछ विशिष्ट क्षेत्र मिलते हैं, 4-5 क्षेत्र मिलते हैं। और वह पहला क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप लोग जानते हैं, ज्योग्राफी में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, मैं इसमें आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पढ़ने से पहले ज्योग्राफी जरूर पढ़िए, क्योंकि ज्योग्राफी जब आपको भूगोल समझ में आएगा तभी इस विषय के साथ आप लोग जस्टिस कर पाएंगे। ठीक है, अब विचार की बात यह है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहां कहां है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विशेष रूप से मैप पर आप देखेंगे, आप लोग अपने एटलस में पेज नंबर 99 पर जाइए, पेज नंबर 99 देखो, तो उसमें ये पॉलिटिकल मैप है। और इस पॉलिटिकल मैप पर आप लोग देखो, साउथ अमेरिका में इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू का क्षेत्र, नदर्न साइड ऑफ पेरू, फिर उसके बाद आएंगे गैबोन, कोंगो, कीनिया, सोमालिया, आगे ईस्टर्न साइड में जब बढ़ेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया। ये जो रीजन, न्यू पापुआ गिनी, ये जो रीजन है, यह रीजन विषुवत रेखा के आसपास फैला हुआ। इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इक्वेटोरियल एरिया कवर, इक्वेटोरियल एरिया कवर नियर अबाउट 13.5% total area of the world. It cover near about 13.5%, लगभग 13% कवर करता है। परंतु इस क्षेत्र में जैव विविधता 40% से अधिक पाई जाती है। इसमें जैव विविधता 40% से अधिक पाई जाती, इसीलिए यह क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता का क्षेत्र माना जाता है। याद रहेगा आपको? तो यानी कि आप कह सकते हैं देश की दृष्टि से तो इक्वेडोर, कोलंबिया, पेरू, ब्राजील, कोंगो, कीनिया, गैबोन, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यू पापुआ गिनी, ये सभी उच्चतम जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, और इसी तरह की जलवायु का सर्वाधिक विस्तार या इस प्रकार के वर्षा वनों का सर्वाधिक विस्तार ब्राजील में पाया जाता है। तो ब्राजील इज ए रिचेस्ट कंट्री फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ब्राजील दुनिया का जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि विषुवतीय जलवायु प्रदेश या उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसी कंट्री में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। अपने मैप में आप लोग देखिए। ठीक है, आप लोग अपने मैप में स्पेशली पेज नंबर 82, 83 के आसपास जाओ, साउथ अमेरिका होगा, और साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप देखोगे तो उसी में आपको एक रीजन मिलेगा सेल्वास। देखो ब्राजील में सेल्वास होगा। यह जो सेल्वास क्षेत्र है विश्व का सबसे घना जैव विविधता का क्षेत्र। इसका कारण है कि विषुवतीय जलवायु में उच्च तापमान होता है, उच्च वर्षा की स्थिति होती है, यानी कि उच्च आर्द्रता,
और जब भी किसी क्षेत्र में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता होगी तो वहां पर अत्यधिक घने वन होंगे और इन वनों में उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ऊर्जा का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और जब ऊर्जा का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसको कंज्यूम करने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी ज्यादा होंगे। ठीक है, इसीलिए इसकी जैविकता के बारे में एक बात कही जाती है कि लगभग 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर का 1 स्क्वायर मीटर का आप एरिया लेते हैं तो इस 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में 300 से भी ज्यादा प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पति पाई जाती है। जस्ट यू कैन इमेजिन इन जस्ट 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मोर देन 300 टाइप ऑफ आइदर प्लांट्स और एनिमल, है कि नहीं? तो ये सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा क्यों है। तो उसका कारण है उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, यानी वर्षा ज्यादा हो रही है और जब भी ये दोनों होंगे तो घने वन होंगे और घने वन होने का मतलब है कि अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन, और जब भी अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होगा तो उसके उपभोक्ता भी ज्यादा होंगे, उसके उपभोक्ता भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में कीट, यहां पर मक्खी, मच्छर बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, कीट पतंगे, इसके साथ साथ चूंकि घने वन होते हैं तो यहां पर रेप्टाइल्स मिलते हैं, सरीसृप। जब सरीसृप के, यानी कि आप लोगों ने सांप वगैरह सुने होंगे, मगरमच्छ सुने होंगे, अमेजोन के मगरमच्छ, अमेजोन में आप लोगों ने एनाकोंडा सुना होगा। तो सरीसृप के लिए रीजन बड़ा फेमस होता है। दरियाई घोड़ा, क्योंकि पानी बहुत अधिक होते हैं तो दरियाई घोड़े होते हैं, उदबिलाव बहुत होते हैं। इसके साथ साथ यहां पर चूंकि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु भी ज्यादा होंगे, जिसे आप सिंपल बंदर वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, तो पेड़ पर रहने वाले यहां पर जीव जंतु भी खूब मिलते हैं, यानी कि स्तनधारी ऐसे मैमल्स जो पेड़ पर रहते हैं वे भी यहां पर खूब मिलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बंदर, एक से एक आप बंदर के प्रकार देखोगे तो ये इसकी मुख्य रूप से स्थिति देखी जाती है। आप लोगों ने एक मूवी भी देखी हो, किंग कॉन्ग देखी हो आप लोगों ने, तो किंग कॉन्ग में देखिए कितने तरह के जीव जंतु, पेड़ अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। या एनाकोंडा देखी होगी आप लोगों ने, एनाकोंडा फर्स्ट, एनाकोंडा सेकंड, देखिए कितने डेंस फॉरेस्ट है और कितने विविध किस्म के जीव जंतु उसमें पाए जा रहे हैं। तो ये इसकी सबसे खास बात देखी जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। चलिए उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, ये तो बात मैंने स्थल पे किया, स्थल पे बात हो रही, परंतु विषुवत रेखीय क्षेत्र में सागर भी तो मिलते हैं, चाहे प्रशांत का हो क्षेत्र या हिंद का क्षेत्र हो या आपका अटलांटिक महासागर का क्षेत्र। यहां पर दो परिस्थितियां मिल रही हैं भाई, एक तो उच्च तापमान है ही और पानी ही पानी है, और पानी ही पानी है और डे भी सानी है, अर्थात खिली हुई धूप भी यहां पे
काफी समय तक रहती है। धूप यानी कि ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। जब ऊर्जा धूप ज्यादा होगी तो इसका मतलब यहां पर ऊर्जा ज्यादा होगी और पानी भी है, तो परिणाम यह होगा कि सागर के इन भागों में बहुत अधिक प्रकार की जैविकता देखी जाती है, ठीक है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आप कहीं पर भी जाइए, विविध किस्म के जीव जंतु आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ जो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रवाल भित्ति का, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा ही था कि प्रवाल एक विशेष किस्म के जीव जंतु होते हैं जिनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है। जैसे आप लोगों ने घोंघा, सीपी, मूंगा ये सब देखा होगा। ये कुछ विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जहां पर बड़ी ही आदर्श जलीय परिस्थितियां मिलती हैं। जैसे सागरी जल का तापमान ऑप्टिमम हो, लवणता ऑप्टिमम हो, जल में अवसाद ना हो, वाटर सेडिमेंट्स फ्री हो और वाटर में स्लोली मूवमेंट हो। तो ऐसी जहां आदर्श परिस्थितियां मिलती हैं वहां पर कोरल्स बनते हैं। ये कोरल्स एक उचित गहराई पर अपना घर बनाते हैं। जब उनके पहली पीढ़ी मर जाती है तो उसी के ऊपर आने वाली पीढ़ी, दूसरी जो पीढ़ी होती है वो उस पर घर बना लेती है। ये घर बनाते बनाते कई बार पानी के नीचे रुक जाते हैं। जब ये पानी के नीचे रुक जाते हैं तब यह स्थिति रीफ कहलाती है, भित्ति। इसे कहते हैं प्रवाल भित्ति। जब पानी के नीचे है, परंतु जब यही विकास करते करते सागरीय तट के ऊपर आ जाते हैं तो यही कहलाते हैं प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड, या टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एटॉल। याद रहेगा आप लोगों को, सिंपली दिस नोन एज ऑल्सो एटॉल। तो जहां पर प्रवाल भित्ति होती हैं, ये प्रवाल भित्ति सागर में रहने वाले जीव जंतुओं का ब्रीडिंग प्लेस होती है। यहां पर सागरी जीव जंतु आते हैं, अंडे देते हैं, उनके जो बच्चे हैं आगे पलते हैं, फिर विश्व के फिर सागर के अलग अलग भाग में चले जाते हैं। तो होता यह है कि जब ये डेवलप हो जाते हैं यहां पर, तो अन्य जीव भी आकर्षित होते हैं और परिणाम होता है बहुत अधिक यहां पर जैव विविधता बनती है, ठीक है। विश्व में जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन या ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, अपने इंडिया में आप लोगों ने लक्षद्वीप यानी हिंद महासागर में सुना होगा, लक्षद्वीप, मालद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, यहां पर भी मिलते हैं। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, यहां पर ये विशेष रूप से द्वीप पाए जाते हैं। यहां पर विविध किस्म की पक्षी, विभिन्न किस्म के मछली मिलती हैं, छोटे बड़े सभी आकार की मिलती हैं, कलरफुल मिलती हैं, बहुत तरह की मिलती हैं, ठीक है। जब यहां पर पानी में पक्षी होंगे
तो उन्हीं को शिकार करने के लिए बड़े शिकारी आएंगे, उन्हीं को शिकार करने के लिए पक्षी आएंगे। तो इसीलिए देखा जाता है प्रशांत महासागर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, हिंद महासागर का भाग, ये विशेष रूप से कोरल्स के लिए फेमस। ठीक है, इसके बाद आर्द्र भूमियां जहां पर जल की आसानी से उपलब्धता रहती है। साल के अधिकांश समय कोई मान लो लेक वगैरह हैं, तालाब हैं, जहां जल की आसानी से उपलब्धता बनी रहती है और सीजन के अनुसार जल के लेवल में अंतर होता रहता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि तटीय भागों पर विविध किस्म के जीव जंतु यहां पर उगते, प्लांट उगेंगे। अब जब विभिन्न प्रकार के प्लांट उगेंगे, इनकी पत्तियां गिरेंगी, इनके फल गिरेंगे, तो सागर में रहने वाले इस जल में रहने वाले विविध किस्म के जीवों का विकास होगा, क्योंकि ऊर्जा आसानी से यहां पर उपलब्ध है। इसीलिए भारत में आजकल आप लोग सुनते होंगे आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम सब इसको आगे संरक्षण के क्रम में पढ़ेंगे। रामसर समझौता, जब रामसर समझौता पढ़ा जाएगा तो उसमें भारत की जो 26 झीलें हैं, इसी तरह से विश्व में अनेक और भी झीलें पाई जाती हैं, जलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, उनके हम लोग बृहद रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विश्व के अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र में 4 क्षेत्र महत्वपूर्ण है। क्लियर? 4 क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना। अब इसी में, यानी कि ये पहला रीजन खत्म। अब जरा हम लोग अधिक जैव विविधता के क्षेत्र पर बात कर लें। अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र की जब बात करते हैं तो 3 क्षेत्र बनते हैं। पहला पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, चूंकि यूरोप के पश्चिम की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। यद्यपि तापमान यहां पर कम होता है, परंतु साल के अधिकांश समय यहां पर वर्षा होती रहती है, तो बहुत बड़ी मात्रा में वनों की उपलब्धता पाई जाती है। और वन यानी वनस्पति जहां पर उपलब्ध होगी, इसका मतलब प्राकृतिक रूप से ऊर्जा की उपलब्धता है। और जहां पर ऊर्जा की उपलब्धता होगी, वहां पर बड़ी संख्या में जंतु भी उपलब्ध होंगे। तो यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र, यूरोप का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वह अपने पश्चिमी तुल्य जलवायु या ब्रिटिश तुल्य जलवायु के कारण यह जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है मॉनसूनी जलवायु का। मॉनसूनी जलवायु में भी आप देखेंगे वर्षा काफी होती है और साल के अधिकांश समय धूप खिली रहती है। तो धूप का मतलब, खिले होने का मतलब यह है कि पौधे आसानी से फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और जितना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, और जल तो उपलब्ध है ही, तो ऐसे में ऊर्जा भी ज्यादा बनेगी। यानी कि इस क्षेत्र में भी ऊर्जा उत्पादन काफी होता है। इसीलिए यहां पर भी जीव जंतु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। विशेष रूप से आप लोग, हालांकि भारत के संदर्भ में हम लोग अलग से विशेष अध्ययन करेंगे, परंतु भारत के संदर्भ में ही आप देखेंगे
तो भारत जो एक मॉनसूनी जलवायु का प्रदेश है, जैविकता की दृष्टि से बहुत ही धनी है। इसी के साथ साथ आप लोग म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, ये चाइना का जो दक्षिणी भाग है, ये जो क्षेत्र है जैविकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और तीसरा जो क्षेत्र आता है वह है घास का। आप लोग जानते ही हैं कि विश्व में दो तरह की घासों की स्थिति देखी जाती है। एक पहली उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, टेम्परेट ग्रासलैंड। दो प्रदेश होते हैं। उस कटिबंधीय घास के प्रदेशों में आप लोगों ने विशेष रूप से नाम सुना होगा, जैसे अफ्रीका में सवाना, पार्कलैंड, ये अफ्रीका में है दोनों। लानोस वेनेजुएला में है ये। कैंपस ये ब्राजील में है। तो ये विशेष रूप से उस कटिबंधीय घास मैदान है जहां पर तापमान काफी ऊंचा होता है, परंतु वर्षा तुलनात्मक कम होती है। और वर्षा के तुलनात्मक कम होने की वजह से और एक सीजन में होने की वजह से वैसे तो प्लांट ट्री यहां पर कम होते हैं, हो पाते हैं, परंतु घासें यहां पर खूब डेवलप होती है। यानी कि कहीं कहीं पर ट्री होंगे और बाकी घासें होंगी। ये घासें भी काफी ऊंची ऊंची होती हैं, कभी कभी इनकी ऊंचाई 8-9 फीट तक भी हो सकती है, 10 फीट तक भी देखी जाती है। यानी कि घासों के बीच में कहीं कहीं पर पेड़ पौधे हैं। यही स्थिति तो पार्क में भी देखी जाती है। पार्क में आप लोग यही देखते होंगे, कहीं कहीं पर पेड़ हैं तो कहीं कहीं ज्यादातर एरिया में घासें फैली हुई। तो इसीलिए दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज पार्कलैंड एंड सिंपली these kind of long grasses are also known as savanna। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखिए। जब घासें इतनी उपलब्ध होंगी, खूब बड़े बड़े एरिया मिलते हैं, तो परिणाम ये होता है कि यहां पर शाकाहारी जंतु बहुत ज्यादा होते हैं, हर्बीवोरस बहुत होते हैं। ठीक है। और जब भी हर्बीवोरस होंगे, शाकाहारी होंगे, तो उनके ऊपर बड़ी मात्रा में मांसाहारी भी होंगे, कॉर्निवोरस भी होंगे। ठीक है। और जब ये दोनों उपलब्ध होंगे तो सर्वाहारी भी होंगे, ऑमनीवोरस भी होगा। तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में विविध प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। जब बड़ी मात्रा में, स्पेशली अफ्रीका के संदर्भ में आप कहेंगे कि जब बड़ी मात्रा में यहां पर घासें उपलब्ध है, ऊर्जा उपलब्ध है, तो उन्हीं को खाने वाले जंतु हैं। और जब इतनी ऊर्जा को कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इनका आकार बहुत बड़ा होगा। दे आर वेरी बिगर इन साइज। जैसे अफ्रीकन हाथी आप लोगों ने सुनी होगी, या ये जेब्रा सुना होगा, या फिर जिराफ सुना होगा, बिल्डर बीस्ट, गजेल, डियर्स वगैरह जो होते हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े आकार के यहां पर पाए जाते हैं। अब
जब शाकाहारी आकार के बड़े बड़े हैं, यानी कि मांसाहारियों के लिए ऊर्जा भी काफी उपलब्ध है, तो मांसाहारी भी इनको खाकर खूब बड़े बड़े हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग अफ्रीकन लोयन सुनते होंगे, दे आर वेरी बिगर इन साइज। ठीक है, तो बड़े बड़े आकार के होते हैं, यानी कि ये शिकारी जो हैं वे बड़े बड़े आकार के होते हैं। तो इसीलिए अफ्रीका में सवाना रीजन इज ऑल्सो नोन एज बिग हंटिंग लैंड। बिग हंटिंग लैंड यानी कि बड़े बड़े शिकारियों का क्षेत्र ये कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। इसी तरह से वेनेजुएला और वहां पर भी जाएंगे, वहां पर यद्यपि इतने बड़े बड़े जंतु नहीं मिलते, पर तो भी यहां पर वाइल्ड लाइफ की, जंगली जीव जंतुओं की बहुत अधिक उपस्थिति पाई जाती है। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो दूसरा क्षेत्र है वो है शीतोष्ण घास प्रदेश। विश्व में बड़ी संख्या में शीतोष्ण घास प्रदेश पाए जाते हैं। आप लोगों ने इसी क्रम में कुछ नाम सुने भी होंगे शायद। जैसे आप लोगों ने पंपा सुना होगा, अर्जेंटीना, प्रेरी सुना होगा, यूएसए, कनाडा, डाउन सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, या फिर स्टेपीज, यूरेशिया, ये बड़े बड़े घास के मैदान। इनकी घासें तुलनात्मक रूप से छोटी होती हैं, परंतु चूंकि इस क्षेत्र में वर्षा पूरी साल होती रहती है। देखिए शीतोष्ण कटिबंध, इस क्षेत्र में वर्षा मोरलेस पूरी साल थोड़ी थोड़ी होती रहती है। वर्षा तो वैसे थोड़ी होती है, परंतु तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण की दर यहां पर कम होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि घासें हमेशा हरी भरी होती हैं। इसकी सबसे खास बात, घासें सदैव हरी भरी। तो इसीलिए यहां पर बड़ी संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। विशेष रूप से जो यूएस कनाडा का प्रेरीज रीजन है, ये बाइसन, जंगली भैंसे जो होते हैं, बाइसन के लिए विशेष रूप से फेमस। बाइसन, प्रेरी डॉग्स और रेप्टाइल्स और बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए यह विशेष रूप से फेमस। एक बड़ी उल्लेखनीय बात मैं आपको बता दूं इसमें, जो ध्यान देने वाली बात है भी, चूंकि इन मैदान में लाखों करोड़ों वर्षों से घासें निरंतर डेवलप हुई हैं, तो इसमें बहुत अधिक जीवांश पाया जाता है इस प्रकार की मिट्टी में। और जीवांश पाए जाने के कारण यहां पर मिट्टी की उर्वरता बहुत ज्यादा होती है और टाइम टू टाइम वर्षा भी होती रहती है। इसी का परिणाम यह है कि वर्तमान में इन घास प्रदेशों का प्राकृतिक स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है। जो प्राकृतिक यहां पर बायोडायवर्सिटी थी पहले वाली, उसको काफी हद तक साफ कर दिया गया है।
बायोडायवर्सिटी की बजाय मोनोकल्चर, मोनोसिटी को ज्यादा प्रमोट किया गया। मतलब कि एक ही तरह की फसलें, एक ही प्रकार की वनस्पति लगाई जा रही हैं, या एक ही तरह के जंतु पाए जा रहे हैं। जैसे पंपास में विशेष रूप से पशुपालन होता है, गाय पालन होता है मांस के लिए। प्रेरीज में विशेष रूप से गेहूं की खेती होती है। यहां पर हजारों हजार एकड़ एरिया जो होता है वहां पर गेहूं की खेती होती। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स में गेहूं की खेती होती, या फिर भेड़ पाली जाती। कैंटरबरी में कुछ रीजन में गेहूं की खेती होती है, या फिर गाय पाली जाती हैं, और स्टेपी में विशेष रूप से गेहूं की खेती होती है। तो यहां पर मोनोकल्चर का बढ़ावा दिया गया, और मोनोकल्चर के बढ़ावा देने का परिणाम यह रहा कि आज यहां पर बायोडायवर्सिटी में काफी ह्रास हुआ। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहां पर विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक है, इसके बाद जो दो क्षेत्र बचते हैं, कम जैव विविधता के क्षेत्र, कम जैव विविधता का क्षेत्र और निम्न जैव विविधता का क्षेत्र, इसको एक ब्रेक के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।